जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि कंटेंट ही है हमारी पहचान। तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में हम लोग जो है वो सेकंड लेक्चर अपना कंप्लीट कर चुके थे। आज हम थर्ड लेक्चर देखने वाले हैं और ये हमारा लक्ष्य बैच का लेक्चर चल रहा है। जो लक्ष्य हमने डिसाइड किया है एसएससी जेईई 2022 के लिए, जिसमें आप लोग को बहुत सारे दिक्कत आ रही थी एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की, तो वो सारी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैंने एकदम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आप लोग को एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एक्सप्लेन किया है। अब आप लोगों की जो शिकायत थी सर याद नहीं रहता है, आई होप वो दूर हो चुकी होगी, क्योंकि आप 2 या 3 लेक्चर्स ऑलरेडी देख चुके हो। तो आज थर्ड क्लास हमारी होने वाली है। तो एक बार मैं आप लोग को पहले रिवाइज करा देता हूँ पिछला कि क्या क्या हम डिस्कस कर चुके थे, देन हम आज आगे का टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे। तो गाइज़ आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे पहले हम डिटेल्ड एस्टीमेट अपना देखने वाले हैं। डिटेल एस्टीमेट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले जो पिछली क्लास थी हमारी, उसमें हम अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट जो था वो अपना कंप्लीट कर चुके थे। तो वो मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ कि क्या क्या हम अपना कंप्लीट कर चुके थे। देखिए, पिछली क्लासेस में जितने भी टाइप्स के एरिया थे वो सब हम कंप्लीट कर चुके थे। हमने एस्टीमेट को समझा था कि एस्टीमेट हमारा होता क्या है। टाइप्स ऑफ एस्टीमेट को हमने समझा था, जिसमें 2 तरीके के टाइप्स हमारे निकल करके आए थे। एक अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट निकल के आया था, एक डिटेल्ड एस्टीमेट निकल करके आया था। तो जो अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट था उसको हमने अपना देखा था। उसको कंप्लीट करने के हमारे पास 4 मेथड्स होते थे, जिनकी हेल्प से हमने क्या करा था, अपना अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट प्रिपेयर कर लिया था। अब जो अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट हमने प्रिपेयर करा था उसको हमारे पास 2-4 मेथड कौन कौन से थे। तो एक तो प्लिंथ एरिया मेथड था, एक हमारे पास क्यूबिकल कंटेंट मेथड था, तीसरा जो था हमारे पास वो यूनिट एरिया मेथड था, और फोर्थ जो था हमारे पास वो टिपिकल बे मेथड था। तो ये 4 मेथड थे जिनकी हेल्प से हम कंप्लीट कर चुके थे। और कुछ हमने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी देखे थे जो हमारे अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं, जिनको हमने लमसम करके बोला था। जो कि मैंने आपको बोला था एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। कंटीजेंसी जो होता है वो 3 से 5% होता है। वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट 1.5 से 2% होता है। टूल्स एंड प्लांट्स जो होता है वो 1 से लेकर के 1.5% तक होता है। और डिपार्टमेंटल कॉस्ट जो है वो 10 से 15% तक होता है। सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिफिकेशन और जो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट होता है ये आपका 8% तक रहता है, और मैंने आपको 8 से 10 भी बता दिया था। तो ये सारी चीज़ें हम कर चुके थे। अब इसके आगे क्या है कि हम जो लोग पढ़ने वाले हैं आज, वो डिटेल एस्टीमेट पढ़ने वाले हैं। तो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एसएससी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर दिया गया है, और एसएससी को लेकर के हमारा लक्ष्य बैच चल रहा है। एसएससी जेईई 2022 के लिए लक्ष्य बैच चल रहा है, और हमने डिसाइड किया है कि जान लगा दो लेकिन जाने मत देना। इस बार गाइज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मालूम है आ रही है, और नए डिपार्टमेंट भी एसएससी में ऐड हुए हैं। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने देना। और ये जो बैच हमारा चल रहा है लक्ष्य बैच, मैं यहाँ पे बता दूँ 6 सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट वीडियो मुझसे एक सब्जेक्ट छूट गया था। यहाँ पे बीएमसी हम कंप्लीट कर चुके हैं, सोम कंप्लीट कर चुके हैं, एफएम हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं, सर्वेइंग हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं, इरीगेशन कंप्लीट कर चुके हैं, ईवीएस कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारा एस्टिमेशन चल रहा है और सोइल चल रहा है। ये सब्जेक्ट हमारे चल रहे हैं। तो यूट्यूब पर सबसे फास्टेस्ट कंप्लीट होने वाला बैच हमारा ये बनेगा। साथ में रीजनिंग में लेकर के चल रहा हूँ। तो एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग और सोइल ये हमें अगस्त के लास्ट तक कंप्लीट कर देनी है, और साथ में जो रीजनिंग है वो हमें कंप्लीट कर देनी है। फिर रीजनिंग की जगह पर मैं आप लोग के लिए जीएस स्टार्ट कर दूंगा, और रीजनिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करते रहेंगे, और जीएस हम अपना पढ़ते रहेंगे। और यहाँ पर इधर हमारा टेक्निकल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब कुछ कंप्लीट पैकेज आप लोग को सभी सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग के सिर्फ और सिर्फ 999 में आप लोग को मिल रहे हैं, 999 में। और अगर अभी आप इसको बाई करते हो तो आप लोगों को एक कूपन कोड अप्लाई करना है, फ्रीडम। क्या कूपन कोड अप्लाई करना है? फ्रीडम 75। आप सब लोगों को मालूम है कि हमारा जो अभी 75 जो है अमृत महोत्सव हमारा बनाया जा रहा है इंडिपेंडेंस डे पर। तो यहाँ पर आप लोग इसका फ़ायदा ले सकते हो। 70 जैसे आप लगाओगे, 75 जैसे आप लगाओगे, तो यहाँ पर 75 रुपये का आप लोग को ऑफ मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कंप्लीट पैकेज आप यहाँ पर ले सकते हो। सारी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो 8077283538 हमारा ये व्हाट्सअप नंबर होने वाला है। कॉलिंग भी आप इस पर कर सकते हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो गाइज, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करा कि टाइप्स ऑफ एस्टीमेट में हमारे पास 2 टाइप्स के एस्टीमेट हमारे पास निकल करके आते हैं। पहला एस्टीमेट जो निकल करके आता है वो हमारे पास अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट होता है, और दूसरा जो एस्टीमेट होता है हमारे पास वो डिटेल्ड एस्टीमेट होता है। ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट जो कि हमने एक रफली एस्टीमेट अपना प्रिपेयर करा था,
ठीक है, जो हमारे पास एक अप्रूवल होता है हमारे पास अथॉरिटी से, वो हमने लेने के लिए अपना जो है एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट प्रिपेयर कर लिया था। अब इसके बाद जो आता है हमारे पास डिटेल एस्टिमेट होता है। तो डिटेल एस्टिमेट जो हम प्रिपेयर करते हैं, जो हमारी टेक्निकल अथॉरिटी होती है, उस टेक्निकल अथॉरिटी से अप्रूवल लेने के लिए जो हम अपना एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, अपना टेक्निकल एस्टिमेट बोल देते हैं। अभी जो टेक्निकल एस्टिमेट होता है, जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं तो इसको प्रिपेयर करा जाता है 2 स्टेजेस में। तो वो कौन कौन से 2 स्टेजेस होते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ प्रिपेयर टू एस्टिमेट इन 2 स्टेजेस। जो हमारा डिटेल्ड एस्टिमेट होता है उसको जब हम प्रिपेयर करते हैं तो 2 स्टेजेस में प्रिपेयर करते हैं। इन द फर्स्ट स्टेज वर्किंग ऑन डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ आइटम्स ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ कैरिड आउट। और सेकंड क्या होता है, इन द सेकंड स्टेज कॉस्ट ऑफ ईच आइटम इज़ वर्कड आउट। देखिए सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, ये 2 स्टेजेस में हमारा कंप्लीट होता है जो हमारा डिटेल्ड एस्टिमेट है। पहले स्टेज में तो हम काम करते हैं किसके ऊपर, जो हमारी क्वांटिटी है, जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो जो आइटम हमारे लगने वाले हैं उनकी कितनी क्वांटिटी लगेगी। जैसे कि हमारे पास सीमेंट लगना है, हमारे पास रेनफोर्समेंट लगना है, हमारे पास ब्रिक लगना है, हमारे पास सैंड लगना है। तो ये जितना भी हमारे पास क्वांटिटी है, जितना भी हमारे पास आइटम्स हैं, उन आइटम्स की कितनी कितनी क्वांटिटी हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ये सारी की सारी क्वांटिटी जो है वो हम किस में देखते हैं, अपनी फर्स्ट स्टेज में देखते हैं। और ये जो फर्स्ट स्टेज की क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को हम प्रिपेयर करते हैं एक लिस्ट के अंदर। एक लिस्ट हम बनाते हैं, एक कह सकते हो कि टेबल हम बनाते हैं। उस टेबल के अंदर हम अपना इसको प्रिपेयर करते हैं और उस टेबल का नाम होता है जिसमें हम अपनी क्वांटिटी लिखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, उसको हम बोलते हैं मेजरमेंट शीट। क्या नाम देते हैं गाइस उसको, मेजरमेंट शीट। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो हम डिटेल एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं उसमें जो हम आइटम्स की जो क्वांटिटी को निकालते हैं उसको एक लिस्ट के अंदर, एक टेबल के अंदर हम प्रिपेयर करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट शीट अपना बोलते हैं। इसके बाद सेकेंड स्टेज, पहली स्टेज में हमने क्वान्टिटी पता कर ली। अब हमें क्वान्टिटी अगर पता चल गई तो सेकेंड स्टेज में हमको क्या पता करना चाहिए, रेट पता करना चाहिए। तो सेकेंड स्टेज में हम पता करते हैं कॉस्ट। कॉस्ट पता करते हैं ईच आइटम की, यानी कि जो जो आइटम हमारे पास लगा था उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो सैंड हो, चाहे वो रेनफोर्समेंट हो, चाहे वो ब्रिक हो, ठीक है, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो लेबर हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। जो भी चीज़ हमारी लगी थी उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के अंदर, उस सब आइटम की, जितने भी आइटम थे हमारे पास उन सब की क्या कॉस्ट होने वाली है। तो जो हमारे पास सेकेंड स्टेज है उसमें हम क्या निकालते हैं, अपनी कॉस्ट निकालते हैं। तो सेकेंड स्टेज में हमने कॉस्ट निकाली। अभी जो कॉस्ट निकाली जाती है इसकी एक अलग से टेबल बनाई जाती है और उस कॉस्ट को जो जिस टेबल के अंदर रखा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, उस हम टेबल को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट शीट। क्या बोलते हैं हम उसको, एब्स्ट्रैक्ट शीट बोलते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट शीट जो होती है वो कॉस्ट से रिलेटेड होती है और जो मेजरमेंट शीट होती है आप लोग की, वो क्वांटिटी से रिलेटेड होती है। तो एक प्रोजेक्ट के अंदर जो भी क्वांटिटी लग रही है हमारी, जो जो आइटम हमारे पास लग रहे हैं, जितनी क्वांटिटी में लग रहे हैं, उसको हम मेजरमेंट शीट में लिख देते हैं। और अपने पास जो हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट शीट के अंदर लिख देते हैं। एक बार मैं आप लोगों की दोनों शीट दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं मेजरमेंट शीट की। तो मेजरमेंट शीट, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, मेजरमेंट शीट में हम लोग क्या रखने वाले, क्वांटिटी। क्या रखने वाले, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि सपोज अगर हमारे पास क्या है सर, हमारे पास कोई भी एक रूम है, हमारे पास क्या है, कोई भी एक रूम है, रूम हमको प्रिपेयर करना है। सपोज ये हमारे पास एक रूम है, ठीक है, हमने एक रेक्टेंगुलर रूम ले लिया। तो इस रूम में हमें अपनी क्वांटिटी को लिखना है। तो सबसे पहले सीरियल नंबर सपोज 1 लिख दिया। डिस्क्रिप्शन हमने मान लो वॉल डाल दिया, ठीक है, वॉल हमने डाल दिया। इसमें शॉर्ट वॉल या लॉन्ग वॉल आप जो भी डालो, चलो लॉन्ग वॉल डाल दिया, जो लंबी वॉल है। अब इसमें लॉन्ग वॉल कितनी है, तो लॉन्ग वॉल 1 और 2 लॉन्ग वॉल है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया नंबर ऑफ वॉल 2 है। अब इन वॉल की लेंथ मान लो ये 10 मीटर है या 5 मीटर है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने ये मान लिया 10 है, ठीक है। और इसकी जो ब्रेथ है वो मान लो 5 है और हाइट मान लो कि आप जो है 3 मीटर हाइट का कुछ भी बना रहे हो। तो यहाँ पे आप लोग की क्या है कि टोटल यहाँ पे आप लोग के पास क्वांटिटी निकल के आ जाएगी कि कितना इसका, एक तरीके से आप टोटल क्वांटिटी का मतलब है वॉल्यूम से है कि टोटल वॉल्यूम निकल करके आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड आप शॉर्ट वॉल लिख सकते हो। तो शॉर्ट वॉल भी आप लोग के पास 2 हैं जिनकी लेंथ 5 है, ठीक है, जिनकी जो लेंथ होगी वो 5 होगी आप लोग की।
और जो ब्रेथ होगी वो आपकी कुछ भी 5 आप उसको कंसिडर कर सकते हो, और हाइट मान लो ये भी 3 होने वाली, तो यहाँ पे भी आप इसका टोटल वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग के पास यहाँ पे कुछ रिमार्क करना होगा तो कुछ रिमार्क भी आप कर सकते हो। तो ये पहली हमारे पास मेजरमेंट शीट आ जाती है जहाँ से हमको क्वान्टिटी यानी कि एक तरीके से वॉल्यूम वगैरह उसका पता चल जाता है, क्वान्टिटी वॉल्यूम में मेजर करने। तो क्योंकि आगे जो टॉपिक रहेगा वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट रहेगा, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहाँ पे मैं आप लोग को बताऊँगा कि कौन सी क्वांटिटी किस यूनिट में मेजर करी जाती है। तो अभी हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, आगे जब चलेंगे तो वहाँ पे मीटर में भी देखेंगे, मीटर स्क्वायर में भी देखेंगे, हम लोग कुंटल में भी देखेंगे, हम लोग नंबर में भी देखेंगे। तो अलग अलग चीज़ें जो होती हैं वो अलग अलग टाइप से हमारी क्या करी जाती है, मेजर करी जाती हैं। तो उसी के हिसाब से जो है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये होगी हमारे पास कौन सी, मेजरमेंट शीट। सेकंड आती है हमारे पास, सेकंड होती है सर फॉर्मेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट शीट। तो एब्स्ट्रैक्ट शीट आप लोग को मालूम है किससे रिलेटेड होती है, कोस्ट से। कोस्ट से सबसे पहले यहाँ पे हम सीरियल नंबर डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी हमें पहली वाली टेबल से पता लग चुकी है, उसका रेट 1 मीटर क्यूब का, जैसे कि एग्जांपल से समझ लो। सपोज आपके पास कंक्रीटिंग आप कर रहे हो तो यहाँ पे लिख दिया आपने कंक्रीट करी आपने। अगर मान लो क्वांटिटी के 10 मीटर क्यूब की आप कंक्रीटिंग कर रहे हो, और यहाँ पे मान लो कि 1 मीटर क्यूब में खर्चा आप लोग का आ रहा है 5 रुपी पर मीटर क्यूब आ रहा है। तो यहाँ पे कॉस्ट आप लोग की कितनी होगी, यहाँ पे कॉस्ट हो जाएगी आप लोग की कितनी, 50। कॉस्ट कितनी होगी, 50। तो इस तरीके से आप पता कर लोगे। तो यहाँ पे फाइनली आप लोग को कुछ ना कुछ कॉस्ट पता चल जाएगी, और यहाँ से आप लोग को क्वांटिटी पता चल जाएगी। तो फाइनल आप लोग जाते जाते क्या करोगे, जो टोटल एक्चुअल कॉस्ट है वो निकाल लोगे, क्योंकि क्वांटिटी आप लोग को पता चल चुकी है और रेट ऑफ आइटम आप लोग को मालूम है। तो यहाँ से आप लोग क्या कर लोगे, अपना टोटल एक्चुअल जो कॉस्ट आने वाली है प्रोजेक्ट की वो निकाल लोगे। तो इस तरीके से हम अपना डिटेल एस्टिमेट करते हैं। डिटेल एस्टिमेट की बात करें तो ये ज़्यादा रिलायबल होता है, ज़्यादा ट्रस्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम एक एक चीज़ को डिटेल में एनालाइज करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी रैंडमली ले लिया, बट यहाँ पे एक चीज़ को हम क्या करते हैं, पूरा डिटेल में हम उसको एनालाइज करते हैं। डिटेल एस्टिमेट जो होता है ये आप लोग का रिक्वायर्ड होता है फॉर टेक्निकल सैंक्शन। तो ये तो मैंने आप लोग को बता ही दिया स्टार्टिंग में ही कि जो डिटेल एस्टिमेट होता है वो आप लोग का यूज़ करा जाता है, किस लिए यूज़ करा जाता है, जो टेक्निकल अप्रूवल होता है उसको लेने के लिए आप लोग का जो है वो डिटेल एस्टिमेट बनाया जाता है। अब जिस तरीके से अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स थे, उसी तरीके से जो हमारे पास डिटेल एस्टिमेट है इसको भी कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड्स हमारे पास आता है रिवाइज्ड एस्टीमेट। रिवाइज्ड एस्टीमेट क्या बोलता है, रिवाइज्ड एस्टीमेट हमको बोलता है इट इज़ डन व्हेन कॉस्ट ऑफ वर्क एक्सीड बाय 5% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, और व्हेन द कॉस्ट ऑफ वर्क एक्सीड बाय 10% ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन। तो देखिए, अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन पहले मैं बता दूँ आपको, नया शब्द हो सकता है आप लोग के लिए, बस आपको थोड़ा सा वेट करना है। जितने भी टेक्निकल वर्ड्स हैं वो अभी इसी वीडियो में मैं आप लोग के साथ आगे डिस्कस करने वाला हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। क्लियर, जो जो नया वर्ड है आप थोड़ा सा पेशेंस रखना बस। तो रिवाइज एस्टिमेट हम कब करते हैं, हमने एक एस्टिमेट प्रिपेयर कर लिया, अपना अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट हो गया था, अगर आपको अप्रूवल मिल गया तो आपने जो है वो आपका स्टार्ट हो गया काम। अब रिवाइज कब करोगे एस्टिमेट, जो डिटेल्ड एस्टिमेट है रिवाइज कब करोगे, तो रिवाइज एस्टिमेट आप करोगे, आपका एस्टिमेट प्रिपेयर हो गया, तो रिवाइज करने का सिर्फ और सिर्फ तब मतलब बनता है जब आपने काम तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी वो एक्सीड कर गई 5%। जितनी भी आपकी कॉस्ट आ रही थी, आपको मालूम था कि इतनी कॉस्ट आने वाली है प्रोजेक्ट की, आपने काम करना शुरू करा, लेकिन जैसे ही आप कुछ काम कर ले लिया आपने 50-60% वर्क आपने कर लिया, तो आपको लगने लगा कि यार अगर इसी हिसाब से काम चलता रहा जिस हिसाब से चल रहा है तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रही है। और वो कितनी इंक्रीज़ हो रही है, 5% इंक्रीज़ हो रही है। तो उस केस में आपको अपना एस्टिमेट क्या करना पड़ेगा, रिवाइज़ करना पड़ेगा। या फिर दूसरा कब रिवाइज़ करोगे आप, तो दूसरा रिवाइज़ करोगे आप लोग जब आप लोगों को जो एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन है उसने जो भी कॉस्ट आप लोग को दिया था कि इतने में आप लोग को जो है प्रोजेक्ट करके देना है, उससे 10% ज़्यादा निकल जाए प्रोजेक्ट जो कॉस्ट है आप लोग की, आपको लगने लगे कि उससे 10% ऊपर जा रही है, तब आप लोग को अपना एस्टिमेट क्या करना पड़ेगा, रिवाइज़ करना पड़ेगा। अच्छा सर ऐसा होता क्यों है, एस्टिमेट क्यों रिवाइज़ करना होता है, तो इसको एक एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हो। सपोज आपने जब काम स्टार्ट किया था कहीं पर भी, तो उस समय जो सीमेंट का बैग था वो 300 रुपये पर बैग मिल रहा था आपको,
आपने काम स्टार्ट करा था और जो सीमेंट का बैग आपको पड़ रहा था वो 300 रुपये का एक बैग पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही आप काम करते गए और आपका 50% वर्क कंप्लीट हो गया तो हमको मालूम पड़ा कि भाई सीमेंट की कॉस्ट अब जो 300 रुपये था वो 350 रुपये हो चुका है। जो सीमेंट का बैग था जो पहले 300 का मिल रहा था अब वो 350 का हो चुका है। तो अब आप खुद सोच के देखो, जब हमने काम स्टार्ट करा था तो एक चीज़ सस्ती थी, अब जब काम हमारा लगभग आधे से ज़्यादा हो चुका है या आधा हो गया तो उस सामान की कॉस्ट बढ़ गई है। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट की कॉस्ट पर फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो बिल्कुल यहाँ पर जो हमारी कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस वजह से अगर हमारी कॉस्ट जो है वो 5% या 10% इंक्रीज हो जाती है तो हमको क्या करना होता है, अपना एस्टिमेट क्या करना होता है, रिवाइज़ करना होता है। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को रिवाइज एस्टिमेट क्लियर हुआ होगा कि कब हम रिवाइज करते हैं एस्टिमेट को। नेक्स्ट आता है हमारे पास सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। तो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट हमको क्या बोलता है, दिस इज़ द फ्रेश डिटेल्ड एस्टिमेट इन एडिशन टू द ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट प्रिपेयर्ड व्हेन एडिशनल वर्क इज़ ऑल्सो टू बी कैरिड आउट इन अ प्रोजेक्ट। अब मान लो कि आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। अब जब प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट कर दिया, अब आपसे कोई कहने लगा कि भाई मुझे, अब उस समय तो बात नहीं हुई थी, उस समय तो जो फ्लोरिंग की बात हुई थी कि सिंपल आपको बोला था कि सर जो हमारा फ्लैट है उस फ्लैट में आप केवल टाइल्स लगा देना, टाइल्स की फ्लोरिंग कर देना। लेकिन जैसे ही वर्क थोड़ा सा हमारा हो गया, वो उसका जो फ्लैट है वो प्रिपेयर हो गया, तो वो कहने लगा कि सर मुझे तो टाइल्स की फ्लोरिंग नहीं चाहिए, मुझे तो वुडन फ्लोरिंग चाहिए अपने फ्लैट में। तो अब देखो यहाँ पे वो एडिशनल वर्क कराने लगा। तो अगर वो एडिशनल वर्क कराता है तो एडिशनल वर्क की वजह से भी कॉस्ट हमारा क्या होगा, वहाँ पे कॉस्ट की हमको ज़्यादा मतलब पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि भाई अगर आप देखो वुडन फ्लोरिंग महंगी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू टाइल्स, टाइल के कंपैरिजन महंगी पड़ती है, तो कॉस्ट कहीं ना कहीं वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, अपने सप्लीमेंट्री एस्टीमेट को करते हैं। तो द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट शोज द अमाउंट ऑफ ओरिजिनल सैंक्शन एस्टीमेट एंड सप्लीमेंट्री अमाउंट फॉर विच इज अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। तो इस तरह की जब हमें कोई भी वर्क करना होता है, जो एडिशनल वर्क होता है, जो हमारा ओरिजिनल सैंक्शन था उससे अलग अगर होता है, तो हमको क्या करना होता है, कुछ एक एडिशनल अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपना सप्लीमेंट्री अमाउंट हम उसको अपना बोल देते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो सप्लीमेंट्री अमाउंट को। सप्लीमेंट्री अमाउंट को आप जैसे कि एग्ज़ाम जब हम देते थे, तो एग्ज़ाम जब हम देते थे तो हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता था। इस क्वेश्चन पेपर को लिखने के लिए हमारे पास एक नोटबुक होती थी जिसके अंदर हम अपना क्या है उसको सोल्व करते थे। तो अब एक बात बताओ, जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन पेपर हमको मिला है तो ये चीज़ हमको पता है कि ये हमारा जो इसका सॉल्यूशन है वो एक कॉपी में आएगा कि नहीं आएगा। हम तो उस समय पेपर सोल्व करना शुरू कर देते थे और हमको जब लगता था कि कॉपी हमारी भर गई है, तब हम क्या करते थे, बी कॉपी ले लेते थे। बी कॉपी को आप लोग सप्लीमेंट्री सीट भी बोलते थे। तो आप सप्लीमेंट्री सीट वहाँ पे ले लेते थे या बी कॉपी ले लेते थे। तो वहाँ पे कब लेते थे, जब एक आप लोग की कंप्लीट हो जाती थी। तो वैसे ही आप लोग का जब आपके पास प्रोजेक्ट बन गया, जितना पैसा आपको मिला था जब वो लग गया सारा पैसा, और फिर कोई एडिशनल वर्क कराने लगे, तो जब एडिशनल वर्क कराएगा तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं। जैसे हमको एग्ज़ाम में हमारी जब एक कॉपी भर गई तो हमको एक एक्स्ट्रा कॉपी की ज़रूरत पड़ती थी, जिसको हम सप्लीमेंट्री सीट बोलते थे। तो वैसे ही यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वो सप्लीमेंट्री अमाउंट होगा, सप्लीमेंट्री मनी होगा जो हमको चाहिए होगा एडिशनल वर्क के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट अपना बोल देते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि सप्लीमेंट्री एस्टीमेट हमारा क्या होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आ रही हैं, नाम से क्लियर हो रहा है, रिवाइज्ड भी है यहाँ पे और सप्लीमेंट्री भी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इट इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज़ डेविएशन और वेरिएशन इन मटेरियल डिज़ाइन, चेंज इन द कंस्ट्रक्शन आइटम्स ऑफ द वर्क विच रिक्वायर्ड बोथ रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। जब एक प्रोजेक्ट के अंदर हमको वेरिएशन देखने को मिले, वहाँ पे जो मटेरियल लग रहा है उसमें भी, उसके डिज़ाइन में भी, उसका कंस्ट्रक्शन जो है उसमें भी चेंज देखने को मिले, जो आइटम हम उसमें देख रहे हैं उसमें भी हमको चेंजेस देखने को मिले, यानी कि हर एक तरीके से आप ज़्यादा चेंजेस आप करा रहे हो, तो ज़्यादा चेंजेस करा रहे हो तो उस समय आपको रिवाइज्ड और सप्लीमेंट्री एस्टीमेट यूज करा जाता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा वेरिएशन देखना पड़ेगा। तो दोनों ही चीज़ों को हम साथ साथ कर लेते हैं। तो जब रिवाइज्ड और सप्लीमेंट्री दोनों साथ साथ करे जाते हैं तो हम उसको बोल देते हैं रिवाइज्ड और सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। तो रिवाइज्ड कब करा जाता है, मैंने आपको बता दिया, 5 to 10% कोर्स एक्सीड कर जाए। और सप्लीमेंट्री कब किया जाता है, जब कोई आप एडिशनल वर्क कराते हो। तो जब ये दोनों चीज़ें हमारी देखने को मिले तो हम उसको बोल देते हैं रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट। तो एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट नाम से क्लियर हो रहा है, दिस एस्टीमेट इज यूज्ड फॉर रिपेयर
एंड मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर लाइक पेंटिंग, वाइट वॉशिंग, पॉलिशिंग ऑन फर्नीचर, फिलिंग द लीकेज ETC। यानी कि जब आप एक एस्टिमेट को प्रिपेयर करते हो एक बिल्डिंग के अंदर, उस पर पेंटिंग के लिए, उस पर वाइट वॉशिंग के लिए, उसमें पॉलिशिंग के लिए जो फर्नीचर वहाँ पे रखा हुआ है, और जो लीकेज वगैरह हो रही है उसकी प्रूफिंग के लिए, जो आप लोग का कहीं से लीकेज हो रही है, मान लो वाटर आप लोग का लीकेज कर रहा है, तो उसकी प्रूफिंग के लिए, तो जब इन सब के लिए ओवरऑल मतलब एक स्ट्रक्चर को आपको रिपेयर करना है, स्ट्रक्चर पुरानी हो चुकी है उसको रिपेयर करना, तो रिपेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप एस्टिमेट प्रिपेयर करने वाले हो उसको आप बोलोगे एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। क्लियर है? तो ये चारों आई होप आप लोग को क्लियर हुए होंगे जो डिटेल एस्टिमेट के पार्ट हैं। सही है। अब हम एक थोड़ा सा शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि कंप्लीट एस्टिमेट हमने कैसे कैसे प्रिपेयर करा है। तो कंप्लीट एस्टिमेट में हमने जो प्रिपेयर करा है उसमें जो चीज़ें हमने कंसिडर करी हैं वो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ लैंड को कंसिडर करा है। कुछ ना कुछ लैंड की कॉस्ट होगी जहाँ पर आप प्रोजेक्ट बनाने वाले हो। कुछ लीगल एक्सपेंसेस होंगे, जो लैंड आपने खरीदी है उसको अपने नाम कराओगे, तो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ओनर एंड कॉन्ट्रैक्टर के बीच कुछ ना कुछ क्या होगा वहाँ पे, कुछ लीगल एक्सपेंसेस होंगे, कुछ खर्चे होंगे। कंटीजेंसी होगी, आप लोगों को मालूम है जो कॉस्ट आपने सोची नहीं थी, कुछ ऐसी भी कॉस्ट होती है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो उसकी 3 to 5% होती है। मेन कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है, जैसे लेबर, मटेरियल, सुपरविजन, इन तीनों की हमारी अलग अलग कॉस्ट होती है, तो वो मेन कॉस्ट में आती है। इंजीनियर आप हायर कर रहे हो तो इंजीनियरिंग कॉस्ट आपको 10 to 15% देनी पड़ेगी। वाटर सप्लाई है, सैनिटेशन जो कि 8% आप लोग को मालूम है रखी जाती है, इलेक्ट्रिफिकेशन जो कि 8% आप लोग की रखी जाती है। तो और भी इससे ज़्यादा कॉस्ट हो सकती हैं। तो ये मेजर कॉस्ट हैं जो एक प्रोजेक्ट के लिए हमको क्या होंगी, चाहिए होंगी। और सभी मैंने आप लोग को जो है अप्रोक्सीमेट और डिटेल एस्टिमेट में दोनों ही आप लोग को क्या है यहाँ पे क्लियर कराने की कोशिश पूरी करी है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इतना क्लियर हुआ होगा। अब कुछ जो टेक्निकल टर्म्स बीच बीच में आ जा रहे थे हमारे, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो सम सिग्निफिकेंट टर्मिनोलॉजी है जिनकी हमको बात करनी चाहिए, तो उस पर हम थोड़ा सा एक बार जो है वो बात कर लेते हैं। क्लियर? चलिए, तो इसमें गाइज हमारे पास जो आ जाता है सब सिग्निफिकेंट टर्मिनोलॉजी में, सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो आता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होता क्या है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल को आप समझिए, फॉर एनी प्रोजेक्ट टू बी एग्जीक्यूटेड बाय डिपार्टमेंट, अप्रूवल फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट एंड इट इज टर्म्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। देखिए, हम सबको मालूम है हर एक डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, एक सुप्रीम डिपार्टमेंट होता है, एक सीनियर डिपार्टमेंट होता है। तो जब आप किसी भी प्रोजेक्ट को आपने क्या है कॉन्ट्रैक्ट आपने ले लिया, आप उसको आपको स्टार्ट करना है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले एक अप्रूवल की रिक्वायरमेंट हमको होती है। और वो जो अप्रूवल हम जिस डिपार्टमेंट से लेते हैं, जो एक सीनियर डिपार्टमेंट है, एक सुप्रीम डिपार्टमेंट है, सुप्रीम अथॉरिटी है, तो उस अथॉरिटी से जो परमिशन ली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल बोलते हैं। तो सिंपल आप समझ सकते हो, जैसे कि आपका अगर घर पे आपको कोई काम करना है, सपोज़ आपको क्या है आपको लैपटॉप बाई करना है, आपको लैपटॉप बाई करना है, और लैपटॉप बाई जो कर रहे हो आप वो घर वालों के पैसों से बात कर रहे हो, और घर वालों के पैसों पे अगर अभी आप बात करो तो घर के जो मेन है वो आपकी कौन है, सपोज़ आप मान सकते हो कि चलो दादी को मान लेते हैं कि दादी जो है वो मेन फाइनेंस का सारी चीज़ें वही देख रही हैं, तो वो आपको अप्रूव करेंगी, वो आपको अप्रूव करेंगी। या चलो दादी को छोड़ो, आप उनको देखो, जो पर्सन आपको लैपटॉप लेना है, और एक फैमिली में आपके कोई ना कोई एक पर्सन ज़रूर ऐसा होगा जो मोस्ट एजुकेटेड होता है, जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है। तो अब आपने पापा से बोला कि पापा मुझे लैपटॉप लेना है, तो पापा क्या बोलेंगे कि भाई देखो तुम्हारी फैमिली में ये भाई हैं, तुम्हारे बड़े भाई हैं, ये अच्छे क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, वो तुमको बताएंगे कि तुमको लैपटॉप लेना चाहिए कि नहीं। तो वो जो अथॉरिटी है जो हमको परमिशन देगी कि हाँ इस बंदे को लैपटॉप दिलाना चाहिए कि नहीं दिलाना चाहिए, वो हमारे पास सुप्रीम अथॉरिटी हो गई है। तो इसी तरीके से जब कोई प्रोजेक्ट हमको स्टार्ट करना होता है तो सुप्रीम अथॉरिटी से परमिशन हमको लेनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हम बोल देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सपेंडिचर सैंक्शन। तो एक्सपेंडिचर सैंक्शन नाम से क्लियर हो रहा है, जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है, जो पूरा पैसे का लेन देन हमारा देखता है, जो पैसा हमको प्रोवाइड कराता है, वो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट होता है। जैसे घर पे अगर बात करो तो घर पे अगर जाओ तो सारा जो पैसे का मतलब मेनली, जो मैं ऐसा तो नहीं कह रहा सभी घर में, लेकिन मेनली क्या होता है कि जो मम्मी लोग होती हैं वो ज़्यादा मतलब फाइनेंस को डील करती हैं, घर के पैसे को, पापा कुछ सैलरी मिली तो मम्मी को दे दी,
बेटे को सैलरी मिली तो मम्मी को देती, मतलब सब वही देखती हैं कि कौन कहाँ पे कैसे खर्च करना है, कितना कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो एक जो बॉडी है जो पूरे पैसे को हमारा देख रही है, तो वो कहाँ पे कितना पैसा उसको देना है, वो जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को देख रहा है, वो हमारे पास कौन सा हो जाता है, एक्सपेंडिचर सैंक्शन हमारा हो जाता है। जो वर्क एग्जीक्यूशन के लिए जो हमको पैसा चाहिए, उस पैसे को जो हमको अलॉट करे, वो हमारे पास एक्सपेंडिचर सैंक्शन हो जाता है। इसके बाद आता है टेक्निकल सैंक्शन। टेक्निकल सैंक्शन हमारे पास होता है आफ्टर अप्रूवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल सेक्शन द डिटेल एस्टिमेट ऑफ प्रोजेक्ट इज मेड फॉर टेक्निकल सैंक्शन। तो अगर हमको क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल चाहिए और साथ में फाइनेंशियल सैंक्शन का हमको अप्रूवल चाहिए, जो हमको आफ्टर अप्रूवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल, हमको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी मिल गया है और हमको फाइनेंशियल अप्रूवल भी मिल गया है, तो उसके बाद जो डिटेल्ड एस्टिमेट हमारा प्रिपेयर करा जाता है, वो टेक्निकल सैंक्शन के लिए अप्रूवल लिया जाता है। मतलब आपको सजेशन भी मिल गया, लैपटॉप लेना है, आपको मम्मी ने पैसे भी प्रोवाइड करा दिए। अब आप क्या जाओगे, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे जाओगे कि क्या हमारे पास किस तरीके का लैपटॉप होना चाहिए, कौन सा बेस्ट है, कौन सा प्रोसेसर अच्छा रहेगा, कौन सा ग्राफिक कार्ड अच्छा रहेगा, कितनी रैम होनी चाहिए, कितनी रोम होनी चाहिए, ठीक है, डिस्प्ले आईपीएस होनी चाहिए कि सिंपल डिस्प्ले से काम चल जाएगा, बैटरी बैकअप कितना होना चाहिए। तो वो सारी टेक्निकल चीज़ें जो आप लोग की, अब आप किस में जाओगे, डिटेल में आप चीज़ों के बारे में जाने वाले। तो डिटेल में जब प्रोजेक्ट के बारे में आप जाते हो, तो वो टेक्निकल सैंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ठीक है। इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हो, मान लो घर पे आप जाओ, तो घर पे अगर सपोज आपको टेक्निकल सैंक्शन को अगर समझना है, तो अगर आपको, तो इसमें सभी लोग आ जाते हैं, सभी लोग इन द सेंस सभी सीनियर लोग आ जाते हैं कि मान लो कि घर पे भाई अगर सपोज मैं क्या एग्जाम, समर सेविल कराना है, घर पे हमको समर सेविल कराना है, तो घर पे अगर हमको समर सेविल कराना है, तो उसमें जो हमारे अंकल लोग हैं वो भी इंक्लूड होंगे, पापा हैं वो भी इंक्लूड होंगे, दादा हैं वो भी इंक्लूड होंगे। तो सबकी सहमति से टेक्निकली कंक्लूजन निकल के आएगा कि भाई समरसेबल यहाँ पे करा लो, यहाँ पे सही रहेगा। जबकि कोई क्या बोल रहा था, यहाँ पे कराओ यहाँ पे सही रहेगा, फिर बोल रहा था यहाँ पे कराओ यहाँ पे, लेकिन जब सबका कंक्लूजन निकल के आया, तो टेक्निकली सजेस्ट किया गया कि यार यहाँ पे हम क्या है, अपना आगे हो सकता है कि घर बनाएं, हो सकता है यहाँ पे कार पार्किंग करें, हो सकता है यहाँ पे हमारा कॉरिडोर रहे। तो आप क्या करो, एक काम करो, यहाँ पे अपना क्या है वो बना लो, यहाँ पे अपना क्या करो, यहाँ पे आप समरसेबल करा लो। तो इसी तरीके से टेक्निकल एस्टिमेशन, टेक्निकल सैंक्शन का काम क्या होता है, पूरा एकदम डिटेल में सारी चीज़ें वो एनालाइज करेगी। अच्छा, एक्सपेंडिचर इतना हो गया, जो फाइनेंशियल है आपके पास वो इतना आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आपको मिल गया, आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो, आप क्या कॉस्ट, सारी चीज़ें आप लोग के टेक्निकल सेक्शन आप लोग का देखने वाला है। तो हम इंजीनियर लोग जो होते हैं, हम भी इस टेक्निकल सैंक्शन के अंदर आते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास शेड्यूल ऑफ रेट। तो शेड्यूल्ड ऑफ रेट की अगर हम बात करें, तो शेड्यूल ऑफ रेट कुछ भी नहीं होता है, लिस्ट ऑफ रेट ऑफ ऑल द मटेरियल, जो भी आपके मटेरियल लगने वाले हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे लेबर हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, उन सब की टू कंप्लीट ऑल द प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो भी मटेरियल हमको चाहिए आर मैंसनड इन अ बुक। वो सब के सब एक मेंशन होते हैं, बुक के अंदर एक मेंशन होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल रेट बुक बोलते हैं। यानी कि एक प्रोजेक्ट को करने के लिए जो भी आप लोग को मटेरियल चाहिए थे, आपने एक उसको लिस्ट प्रिपेयर कर दी, तो हमने उसको एक बुक का नाम दे दिया और उस बुक को हमने क्या बोला, शेड्यूल रेट बुक बोला। अभी शेड्यूल रेट बुक जो होती है प्रिपेयर करी जाती है पीडब्ल्यूडी के थ्रू और आप लोग की सीपीडब्ल्यू। पीडब्ल्यूडी होता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और सीपीडब्ल्यूडी होता है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो इसके थ्रू प्रिपेयर करी जाती है या पीडब्ल्यूडी के थ्रू प्रिपेयर करी जाती है। अब ये दोनों लोग जो हैं प्रिपेयर करते हैं, तो 3 टाइप्स की लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं, एक सीएसआर होती है, एक एसएसआर होती है, एक डीएसआर होती है। तो सीएसआर तो होती है कॉमन शेड्यूल रेट, कॉमन शेड्यूल रेट होती है। एसएसआर जो होती है वो स्टेट शेड्यूल रेट होती है। कॉमन वाली जो होती है सेंटर लेवल पे काम करती है, ठीक है। स्टेट शेड्यूल रेट जो होती है वो स्टेट राज्य के अंदर काम करती है। और डीएसआर जो डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल रेट होती है वो आप लोग की डिस्ट्रिक्ट के अंदर बोल सकते हो, आप ज़िले के अंदर बोल सकते हो, आपके ज़िला लेवल पे काम करती है, ठीक है। तो ये आप लोग की 3 तरीके की जो है वो शेड्यूल्ड ऑफ रेट जो है वो प्रिपेयर करी जाती है। इसके बाद 5th पॉइंट आता है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एज पर आईएस कोड हमारा 1200, अगर हम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की बात करें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना, अगर डायमेंशंस या लेंथ की बात करें तो शुड बी मेजर्ड अप टू, हम उसको मेज़र करते हैं अप टू, अगर हमारी लेंथ 25 मीटर से कम है तो हम उसको मेज़र करेंगे 0.01 मीटर तक। और अगर लेंथ हमारी 25 मीटर से ज़्यादा है या फिर उसके बराबर है तो हम उसको मेज़र करेंगे अपना 0.1 मीटर तक। कैसे, अगर मान लो कोई ये लेंथ है ए और बी, ठीक है, अब इसको हमको मेज़र करना है, तो इसकी लेंथ को जो हम मेज़र करेंगे वो मेज़र करेंगे, अगर हमारे पास इसकी लेंथ सपोज अगर आ रही है
23 मीटर। तो हम पॉइंट के बाद जो है वो 2 पॉइंट तक जाएंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक जाएंगे। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक जाएंगे, क्योंकि लेंथ जो है वो 25 मीटर से ज़्यादा है। और लेंथ अगर 25 मीटर है या 25 मीटर से ज़्यादा है तो हम उसको 1 मीटर तक ही, जैसे कि अगर लेंथ हमारे पास ये ए और बी है और इसकी लेंथ जो है वो 26 है, तो 26.4, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट तक हम उसकी एक्यूरेसी लेकर के चलेंगे। तो याद रखेंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले, सेंटीमीटर में भी पूछ सकता है, तो अगर लेंथ लेस देन 25 मीटर है तो उसको हम 1 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी तक लेके चलेंगे, यानी कि 0.01 मीटर तक। और अगर ग्रेटर देन है 25 मीटर से उसके इक्वल है तो 0.1 मीटर तक एक्यूरेसी के साथ हम उसको लेकर चलने वाले हैं। इसी तरीके से एरिया में बात करें तो एरिया में कितनी एक्यूरेसी ली जाती है, तो 0.01 मीटर स्क्वायर की। वॉल्यूम में बात करें तो 0.01 मीटर क्यूब की। मास में बात करें तो 1 किलोग्राम तक की एक्यूरेसी ली जाती है। वुड वर्क में 0.02 मीटर क्यूब की। रेनफोर्समेंट में 0.05 मीटर यानी कि 5 तक की एक्यूरेसी हमारी ली जाती है। और थिकनेस ऑफ स्लैब में प्रोजेक्टेड आउटसाइड द बीम और वॉल, जो हमारी स्लैब है अगर ये कॉलम है तो इससे आगे जो स्लैब है आउटर में जो निकली हुई है, अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें तो उसमें जो एक्यूरेसी ली जाती है वो 0.005 मीटर यानी कि 5 तक की एक्यूरेसी हमारी ली जाती है। तो ये सारे पॉइंट एग्जाम में डायरेक्ट उठ करके आते हैं। एसएससी चाहिए एग्जाम हो या किसी स्टेट ये एग्जाम में अगर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पूछा जा रहा है तो वहाँ पे ये पॉइंट्स आप लोगों से डायरेक्टली पूछे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ वर्क। ये भी हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर हम कॉस्ट के बेसिस पे अपने वर्क को क्लासीफाई करें तो कॉस्ट के बेसिस पे जो हम वर्क को क्लासीफाई कर सकते हैं उसको क्लासीफाई कर सकते हैं हम 3 कैटेगरी में। वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं? अगर हमारी प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो 50,000 से कम है, 50,000 से कम है, तो हम उसको बोलेंगे पीटी वर्क। क्या बोलेंगे? उसको पैटी वर्क बोलेंगे। और अगर कॉस्ट हमारी 50,000 से 2 लाख के बीच है, अगर प्रोजेक्ट की कॉस्ट 50,000 से 2 लाख के बीच है तो हम उसको बोलेंगे माइनर वर्क। और अगर प्रोजेक्ट की कॉस्ट हमारी 2 लाख से ज़्यादा है तो हम उसको बोलेंगे मेजर वर्क। ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले भी पूछा गया है तभी बता रहा हूँ, ठीक है। एक्सपीरियंस है कौन सा क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हो रहा है, तो इसलिए बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, आप लोग का एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। क्लियर है? अब देखिए जैसा कि मैंने आप लोग को बता ही दिया, लक्ष्य बैच हमारा चल रहा है, तो एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग के आगे के लेक्चर आपको वहीं पे मिलेंगे। बाकी एक हमारे चैनल पर कंप्लीट एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग का मैराथन भी पड़ा हुआ है 3 घंटे का, आप उसको भी देख सकते हो, वो भी मोर देन सफिशिएंट है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ एसएससी जेईई का नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग मशीन बनना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बोला था, 1 मिनट मेरी ये बात सुन लो, अच्छा लगे कोई नहीं, अगर जो भी आपको लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। ये आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट सजेशन होने वाला है, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग मशीन बनना ही पड़ेगा अगर एग्ज़ाम निकालना है। तो एग्ज़ाम कोई भी हो, क्वेश्चन हमारा होगा। इस स्लोगन के साथ मैंने आप लोगों के लिए सुदर्शन बैच लेकर के आया हूँ, जो कि ऑल इंडिया जेईई एग्ज़ाम के लिए है और जिसकी जो वैलिडिटी है वो 2.5 ईयर के लिए होने वाली, 2.5 साल के लिए वैलिडिटी होने वाली है, जिसमें हम 25,000 एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो एमसीक्यू हैं वो सिर्फ सब्जेक्ट वाइज डिस्कस नहीं कर रहे कि सोम के एमसीक्यू ले लिए, सोइल के एमसीक्यू ले लिए, आरसीसी के एमसीक्यू ले लिए, बल्कि इन्हें हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर वाइज सोम के अगर 11 चैप्टर हैं तो सोम के 11 चैप्टर के अलग अलग हम चैप्टर के क्वेश्चंस देख रहे हैं। और इस सब की कॉस्ट जान के तो आप हैरान हो जाओगे। ये जो बैच है वो 2.5 ईयर के लिए है, 2.5 ईयर के लिए। अब यहाँ पे देखो ज़रा, 2.5 ईयर में एक साल में 365 दिन होते हैं, तो हमारे 912 दिन हो गए। कितने हो गए? 912 दिन। तो 912 दिन के लिए ये कोर्स आप लोग को 1 रुपये पर डे में मिल रहा है। 1 रुपये पर डे में, जी हाँ दोस्तों, 1 रुपये पर डे में, बिल्कुल सही है। 1 रुपये में आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस का बैच मिल रहा है, और जहाँ पर आप लोग को 1 रुपये में लगभग 100 क्वेश्चन पर डे देखने को मिलेंगे। तो ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है एप्लीकेशन की, वहाँ से जाकर के आप इनरोल कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आए तो ये हमारा व्हाट्सअप और कॉलिंग नंबर है, यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कोई भी डाउट अगर आपको रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर आप लोग को अभी इस पर 75 रुपीज़ का ऑफ मिल रहा है हमारे इंडिपेंडेंस डे की वजह से, जो कि हमारा इंडिपेंडेंस डे है 75, जहाँ पर आप लोग को मालूम है कि अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो मैंने भी आप लोग के लिए कुछ प्लान किया है। अगर आप फ्रीडम 75 कूपन कोड अप्लाई करते हो तो इस पे भी आप लोग को 75 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा। तो इतना आप लोग को मेरी तरफ से दिया जा रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सारी चीज़ें आप लोग को वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सारे क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर के हैं, अलग अलग एग्जामिनेशन के हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच ही आप लोग के लिए होने वाला है।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके ज़रूर बताइएगा कैसा आप लोग को ये वीडियो लगा है।